एक ब्राज़ील फार्मर एंटोनियो ने क्लेम किया कि 16 अक्टूबर 1957 की रात को उसने अपने फार्म में काम करते हुए देखा कि आसमान से एक रेड कलर की कोई चमकती चीज़ उसकी तरफ आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बड़ी हो रही थी। जब वो करीब आई तो वो एक ऑल शेप क्राफ्ट की तरह लग रही थी। वो ऑल शेप क्राफ्ट उसके पास ही लैंड हो गया। उस क्राफ्ट में से कुछ लोग निकले जिनका कद छोटा और सर थोड़ा बड़ा था। वो उसको अपने साथ उसी ऑल शेप क्राफ्ट के अंदर ले गए। अंदर जाकर उसने देखा कि हर तरफ वॉल्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स बने हुए थे। फिर उन लोगों ने उसके बॉडी पर किसी किस्म का जेल लगाया, फिर उसके फेस से एक सैंपल लिया और थोड़ी ही देर के बाद एक अजीब सी शक्ल की लड़की ने उसके साथ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जैसा कुछ किया। क्या ये कोई एलियंस थे? और साइंटिस्ट का इन एलियंस के बारे में क्या कहना है, या फिर ये बातें एक साइंस फिक्शन में ही अच्छी लगती हैं। सितारों की इस रात व चांद की रोशनी के दरमियान हम अपनी छोटी सी दुनिया से पूछते हैं, क्या हम अकेले हैं? फर्मी पैराडॉक्स का ये वो बुनियादी सवाल है जो 1950 में एनरिको फर्मी ने उठाया था। 1961 में फ्रैंक ड्रेक ने ये दावा किया कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 10,000 से ज़्यादा एलियन सिविलाइजेशन हो सकती हैं। तो फिर कोई और हमें नज़र क्यों नहीं आता? इस मुद्दे को लेकर कई साइंटिस्ट ने मिलकर कई थ्योरीज पेश की कि आखिर कहाँ हो सकती हैं बाकी सिविलाइजेशन। आज की इसी वीडियो में हम इन थ्योरीज के बारे में और इसकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। थ्योरी नंबर 1, ज़ू हाइपोथेसिस, जिसका मतलब हम लोग एक कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो सकते हैं। 1973 में जॉन बाल ने ये थ्योरी प्रपोज की। इस थ्योरी के मुताबिक साइंटिस्ट बताते हैं कि एलियन सिविलाइजेशन हमें ऑब्जर्व कर रही है, उसी तरह जैसे हम सफारी पार्क में दूसरे एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं। ये ठीक इसी तरह है कि जैसे किसी ने हमें एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए ही बनाया है, जैसे हम किसी कॉस्मिक ज़ू के अंदर हों। एडवांस सिविलाइजेशन प्राइम डायरेक्टिव फॉलो करती है। प्राइम डायरेक्टिव का मतलब कि हमें ऑब्जर्व करना है लेकिन किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करनी। जैसा कि दीमक की कॉलोनी को हम जिस तरह मर्जी डिस्टर्ब करें, फिर भी वो अपनी ही दुनिया में मगन रहती हैं। उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं कि हमारे सर पर कौन कर रहा है या हमें कौन ऑब्जर्व कर रहा है। शायद उनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता होगा कि कोई हमारी तरफ देख रहा है या हमारे पास कोई खड़ा है। आज हमें हर एनिमल का बिहेवियर और वो किस चीज़ पर कैसा रिएक्ट करेगा इस बारे में पता लगा। वो इसी तरह ही लगा कि हम लोग उनके दरमियान ही जाके रहने लगे, उन्हीं के जंगल लाइफ में रहने लगे, ना कि उनको पिंजरों में डाल दिया। उनको जैसी दुनिया थी उनकी वैसे ही छोड़ दिया और दूर से खड़े होकर उनको ऑब्जर्व किया। कोई किसी तरह भी मर रहा हो, प्यासा भूखा जैसा मर्जी हो, उसमें किसी किस्म की भी मुदाखलत हम नहीं करते ताकि हमें पता लग सके कि उस सिचुएशन में वो कैसा रिएक्ट करता है। साइंटिस्ट के मुताबिक इसी तरह हमें भी कोई ऑब्जर्व कर रहा है। कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमें बनाकर यहाँ चली गई और अब हमें ऑब्जर्व कर रही है कि हम कैसे रहते हैं, हम अपना सर्वाइवल कैसे पूरा करते हैं। द ग्रेट फिल्टर, दूसरी थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ बताई जाती हैं, एक बायोजेनेसिस और दूसरा सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। बायोजेनेसिस के मुताबिक लाइफ की फॉर्मेशन होना सबसे ज़्यादा रेयर है। किसी दूसरी यूनिवर्स में लाइफ का होना पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पर ऐसी कंडीशन ही नहीं बनी होगी कि कोई सिविलाइजेशन इवॉल्व की हो। साइंटिस्ट के मुताबिक ये इतना रेयर है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स में सिर्फ ये एक ही दफ़ा होना पॉसिबल था और शायद आगे भी किसी भी यूनिवर्स में लाइफ फॉर्म नहीं हो सकेगी। अगर कहीं पर भी कोई भी लाइफ मौजूद होती तो हमें किसी न किसी किस्म का साइन तो ज़रूर मिला होता। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है और इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं लाइफ मौजूद है तो एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। हर एडवांस सिविलाइजेशन खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेती है। आखिर कैसे एडवांस सिविलाइजेशन खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, इसकी तो जिंदा मिसाल हमारे सामने ही है। जैसा कि इतनी तेज़ी से क्लाइमेट का चेंज होना, एआई पर काबू खो देना, या फिर न्यूक्लियर वार से ह्यूमन को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, या तो कोई और लाइफ फॉर्म हुई ही नहीं है। और अगर कोई लाइफ फॉर्म हुई है तो उन्होंने अपनी ही तरक्की को अपने ही एक्सटिंक्शन का बाइस बना लिया। इस थ्योरी के मुताबिक अगर फिल्टर अभी बाकी है तो हमारा फ्यूचर ख़तरे में है, लेकिन अगर फिल्टर गुजर चुका है
तो हम अभी के लिए तो बच गए। अब हम तीसरी थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। जिंदगी के लिए सिर्फ अर्थ जैसी कंडीशन ही काफ़ी नहीं, बल्कि प्लेट टेक्टोनिक्स, ओशंस का होना, सन का उतने ही फासले से होना जितना आज अर्थ और सन के दरमियान फासला है, इतने ही फासले में मून का होना और मून का साइज भी उतना ही हो जितना इस मून का है, और आसपास वाले प्लैनेट्स का भी साइज उतना ही हो जितना इन प्लैनेट्स मार्स, मरकरी, जुपिटर्स वगैरह का है। और जब ये सब इसी तरह सेम टू सेम होंगे और ऑर्बिट भी इनका सेम टू सेम होगा, तो ही लाइफ फॉर्म हो सकेगी अर्थ में। अर्थ में हर कोई किसी न किसी तरह एक दूसरे की वजह से ज़िंदा है। अगर एक भी चीज़ इधर से उधर हो जाए या एकदम ही से ख़त्म हो जाए तो ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम इंसान भी और बाकी जानवर भी, जिसकी मिसाल एक फूड साइकिल है। अगर एक भी इंसेक्ट उस फूड साइकिल में से चला जाए तो पूरी फूड साइकिल को इम्पैक्ट पड़ेगा। उस इंसेक्ट को खाने वाला एनिमल, उसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, फिर उस एनिमल को खाने के लिए जो बर्ड होगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह पूरा एक सर्कल चलता आएगा और ये आखिर में ह्यूमंस के पास आ जाएगा। इन शॉर्ट, एक बैक्टीरिया भी हमारी लाइफ की फॉर्मेशन की वजह में आता है। 1958 में चाइना की गवर्नमेंट ने देखा कि परिंदों की वजह से, छोटी चिड़ियों की वजह से फसलों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो चाइना की गवर्नमेंट ने एकदम से फैसला किया कि इन सब चिड़ियों को मार डालो, और लाखों मिलियंस के हिसाब से चिड़ियों को मार दिया गया। उसके बाद वही चीज़ उनको बैकक्लैश करी, जिसकी वजह से खेतों के अंदर जो वो कीड़े चिड़िया खा लेती थी वो कीड़े बढ़ना शुरू हो गए और पहले से ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो गई क्रॉप। ये फैसला उनकी हिस्ट्री में सबसे बदतरीन फैसलों में से एक फैसला था कि उन्होंने थोड़ी सी गंदम या थोड़ी सी क्रॉप्स को बचाने के लिए पूरी ही चिड़ियों को ख़त्म कर दिया। लेकिन जो उन चिड़ियों का खाना था कीड़े, वो इतने ज़्यादा हो गए कि उन्होंने पूरी की पूरी फसलें ही साफ कर दी। इसी तरह हर कोई अल्लाह के हुक्म से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और ये तो एनिमल्स की ही बात है। बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सारे यूनिवर्स में हमारा सोलर सिस्टम ही अकेला ही ऐसा था जिसमें अर्थ को चूज किया गया लाइफ की फॉर्मेशन के लिए, वरना हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जो कि लाइफ की फॉर्मेशन के लिए अर्थ से कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन अब तक उन प्लैनेट्स के अंदर हम लोगों को लाइफ का कोई नामो निशान नहीं मिला। अगर हम इन सब चीज़ों को एक साथ रखें तो एक और हैबिटेबल अर्थ का होने के चांसेस सिर्फ 0.2% हैं, मतलब के ना होने के बराबर। इसी तरह अब हम थ्योरी नंबर 4 की बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी, यानी कि एलियंस इतने एडवांस हैं कि हम समझ ही नहीं सकते। साल 1997 में एक बुक ईयर मिलियंस के अंदर इस थ्योरी के बारे में लिखा गया। उस थ्योरी में ये लिखा था कि हो सकता है कि एलियन सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो सकती हैं कि वो अपने हैबिटेबल प्लैनेट्स के आसपास एक वर्चुअल स्ट्रक्चर बना कर रह रहे हों और अपने स्टार की सारी एनर्जी को बिना लीक किए प्राइवेटली हमारे आसपास ही कहीं रह रहे हों। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने आप को एक वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर अपलोड कर लिया हो। मसलन अपने आप को 01 के अंदर अपने एडवांस कंप्यूटर्स में अपलोड करके अपने आप को अमर बना लिया हो। हम लोग खुद ये बात जानते हैं कि इंसानों ने कितनी तेज़ी से तरक्की की। अगर आज की टेक्नोलॉजी 18वीं सदी के लोगों को हम दिखाएं तो वो बिल्कुल हैरान परेशान हो जाएंगे। वो इसको जादू का नाम देकर दफ़ा दफ़ा करेंगे। अब हम बात करते हैं थ्योरी नंबर 5 की, डार्क फॉरेस्ट, मतलब खामोशी ही बेहतर है। इस थ्योरी को चाइनीज मैन लियू ने अपनी बुक दी थर्ड बॉडी प्रॉब्लम में बताया था। इस थ्योरी के मुताबिक ये यूनिवर्स एक डार्क फॉरेस्ट है और इसमें रहने वाले सर्वाइवर्स यानी एलियंस हैं। इसका नाम डार्क फॉरेस्ट इसलिए पड़ा कि एक फॉरेस्ट के अंदर हर कोई अपने सर्वाइवल के चांस को बढ़ाने के लिए दूसरे से पावरफुल बनता है, और अगर उनका एक दूसरे से आमना सामना हो जाए तो जो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड या पावरफुल होगा वो जीत जाएगा। ठीक इसी तरह हो सकता है कि कई सिविलाइजेशन हमारे आसपास ही रह रही हैं और हमसे छुपती फिर रही हैं, लेकिन जब भी इनका सामना हमारे साथ होगा तो वो हमें अपने लिए एक थ्रेट अज्यूम करेंगे और हमारे ऊपर अटैक करके अपने आप को सेव करने की कोशिश करेंगे।
और जो वीडियो के स्टार्ट में हमने एंटोनियो की बात की थी, उसके सारे टेस्ट लेने के बाद एलियंस ने उसको वापस छोड़ दिया। और सुबह जब वो डॉक्टर्स के पास गया तो उन्होंने कुछ टेस्ट किए तो उसको कोई ऐसा मसला नहीं था। उसके बॉडी पर तो काफ़ी निशान थे, लेकिन ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं मिल रहे थे कि इसका किसी किस्म का टेस्ट या कोई इस तरह की चीज़ हुई हो इसके ऊपर। कई साइंटिस्ट तो इस बात को मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर साइंटिस्ट कई लॉजिकल एरर्स की वजह से इसकी बात को नहीं मानते। वैसे भी 1950s के अंदर पूरी वर्ल्ड के अंदर एलियंस के ऊपर काफ़ी बात की जा रही थी, तो हो सकता है कि इस बंदे ने अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ये थ्योरी पेश की। बाद में वो बंदा एक वकील बना और 1992 को या 1993 के अंदर फौत हो गया, और इस दौरान मरते दम तक वो अपनी इस बात पर पक्का रहा कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। हम लोगों ने एलियन से कांटेक्ट करने की तो काफ़ी दफ़ा कोशिश की, लेकिन कोई हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ही कम है। वो इसलिए स्पेस के अंदर हर चीज़ लाइट ऑफ स्पीड से ही ट्रैवल करती है। अगर कोई प्लैनेट हमसे 1000 लाइट ईयर दूर होगा तो उसको हमारी जो चीज़ आज की इमेज हमारी जो उसके पास जाएगी वो आज से 1000 साल पहले की होगी। इस सब की वजह से इस सब को सामने रखते हुए साफ नज़र आता है कि किसी भी एलियन सिविलाइजेशन को हमें ढूंढने की कोशिश को बंद करना होगा, क्योंकि हमें इस यूनिवर्स में और कोई नहीं मिलेगा। ये बात हकीकत है कि हम लोग अकेले हैं, और अगर इस तरह की मखलूक़ात हैं तो वो हमसे इतनी दूर हैं कि उन तक पहुंचने के लिए हमें कई करोड़ साल इंतज़ार करना पड़ेगा और बड़ा होता जाता है। तो इतने छोटे से इंसान को इतने बड़े यूनिवर्स के अंदर भी कुछ नहीं मिला, जो कि एक ड्रॉप जितना छोटा है, तो हमें कैसे पूरे ही 7 आसमानों में से कोई ना कोई एलियन सिविलाइजेशन मिल जाएगी। इसके ऊपर टाइम और पैसा दोनों चीज़ें बर्बाद होती हैं। कई साइंटिस्ट जो थ्योरीज अभी मैंने आपको लास्ट में पेश की, इसके ऊपर इतने पक्के हैं कि उनका पूरा यकीन है कि हम किसी का एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम है, या तो एलियन सिविलाइजेशन हमारे साथ ही रहती हैं, या तो अपने आप को डिजिटली वर्चुअली अपलोड कर दिया है। जैसा कि हम किसी AI बॉट को ये सब बिहेवियर अपना समझा दे कि हम किस बात पे क्या रिएक्ट करते हैं, हमें क्या चीज़ बुरी लगती है, हम किस से कैसे बात करते हैं, और ये सब कुछ बिहेवियर्स जो हमारे जितने इमोशंस हैं वो अपने पास सेव रख ले, और हमारे मरने के बाद उसको ही हम लोग एक रोबोट के अंदर चिप के ज़रिए डाल दें, तो वो रोबोट बिल्कुल हमारी तरह ही होगा। उसकी शक्ल और सूरत हमारे जैसी नहीं होगी, बाकी सब कुछ सिमिलर होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए साइंटिस्ट कहते हैं कि ये बहुत पॉसिबल है कि उन लोगों ने अपने आप को वर्चुअली अपीयर कहीं पर रखा हुआ है। मैं तो इसमें से किसी एक थ्योरी पर भी बिलीव नहीं करता, मैं तो बल्कि इसको वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी कहता हूँ, कि जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है वो इन्हीं थ्योरी के ऊपर वर्क कर रहा है, उसको प्रूफ करने की नाकाम कोशिश लगातार करता जा रहा है। हाँ, अगर आप कोई स्पेस में कोई और मिशन कर रहे हैं, उसके साथ ऐसे ही आप डिस्क लगाकर भेज दें कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन हो वो इसको पास पहुंचे, वो इसको डीकोड करके हमारे बारे में पता कर ले, तो ठीक है, तब तक थोड़ी बहुत समझ आती है। लेकिन इस तरह से बिल्कुल ही पागलों की तरह इसके ऊपर पूरा ही डिपेंड हो जाना कि कोई ना कोई एलियन ही है जो हम पे नज़र रख के बैठा है, या वो हमारे आसपास है, या उसने अपने आप को वर्चुअली कहीं पर अपलोड कर रखा है। कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या पता वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हों या सल्फ़र को इनहेल करते हों, इस तरह की कितनी गैसेस हैं उनको इनहेल करते हैं, और क्या पता वो किसी किस्म का कुछ भी इनहेल ना करते हों, वो सिर्फ ऐसे ही किसी और तरह से ज़िंदा रह रहे हैं। हमारे पास तो सिर्फ जो हमें नज़र आ रहा है हमारे आसपास हैं वही हमें पता लगता है कि लाइफ तो ऐसे होती है कि जो ऑक्सीजन इनहेल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है। सेम ऐसे के दरख्त हैं, दरख्त ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। आपका इन थ्योरीज के बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।